तो भारत में किस तरह से ये यूरोपीय लोगों के आने का क्रम रहा, इसकी चर्चा हम आज के लेक्चर में करेंगे। देखिए दोस्तों, यूरोप का पहला व्यक्ति जो भारत समुद्री मार्ग से पहुंचा है वो वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा के भारत आने का वर्ष है 1498, 1498। सोचिए 1498। सिकंदर भारत आया था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व। मतलब यूरोपियंस और हमारा रिश्ता ईसा से भी 300, 400, 500 साल पहले जाता है। आप समझ रहे हैं? प्राचीन यूरोप के इतिहास में बकायदा भारत का जिक्र आता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये लोग कभी समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे ही नहीं, आए तो हमेशा स्थल मार्ग से आए। सिकंदर का भारत आना हुआ, वो खैबर दर्रा पार करके आया था, अफगानिस्तान के रास्ते से आया था। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना लंबा समय लग गया इन लोगों को समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में। अच्छा, तो उस एक तो ये बात हुई। दूसरी बात क्या है, चलिए उस समय भी समुद्री मार्ग से आए तो उसी समय क्यों आए, ऐसी कौन सी घटना हो गई थी? देखिए, एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी 1453 में, 1453। एक जगह है जिसको आज हम कहते हैं इस्तांबुल। जगह को क्या कहते हैं? इस्तांबुल। जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1453, एट दैट मोमेंट इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल, हिंदी में कहें तो कुस्तुनतुनिया। यहां पर एक क्रिश्चियन साम्राज्य था, बेंजेंटाइन एम्पायर। ये एक प्राचीन रोम साम्राज्य का ही अंग था। अब रोम साम्राज्य सिकुड़ते 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 सिर्फ बेंजेंटाइन एम्पायर पे आके खड़ा हो गया था। इस तरफ छोटा सा एक बेंजेंटाइन एम्पायर, दूसरी तरफ पड़ोस के अंदर ही एक दूसरा इस्लामिक साम्राज्य जो है वो लगातार वृद्धि कर रहा था। आप ये देखिए, ये हमारा एक छोटा सा मैप है। इस मैप के जरिए आप देखिए, जिस बेंजेंटाइन एम्पायर की मैं बात कर रहा हूं वो एग्जैक्टली है यहां पर, ये छोटा सा ये पॉइंट लगा हुआ है ना। और जिस तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूं वो ओटोमन साम्राज्य है ये पूरा कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है। समझ रहे? एक वक्त पर ओटोमन साम्राज्य जो है इस पूरे एरिया पे कब्जा कर लेगा। ये पूरा एरिया जो है, इधर भी ये पूरा ओटोमन्स के पास आ जाएगा। ये विश्व के अंदर सबसे लंबा चलने वाले साम्राज्यों में से एक है ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, ये लगातार कोशिश कर रहे थे इस छोटे से इस बिंदु पर आने की। कॉन्स्टेंटिनोपोल इंपॉर्टेंट बहुत था। कॉन्स्टेंटिनोपोल किस वजह से? देखिए, इस जगह का एक दरवाजा, मान लीजिए एक दरवाजे के रूप में है। एक दरवाजा इसका यूरोप में खुलता है, एक एशिया में खुलता है। एशिया और यूरोप के बीच में ये कनेक्शन था। समझ रहे हैं आप? जितने भी व्यापारी यूरोप से आ रहे हैं वो सभी लोग अपना सामान कॉन्स्टेंटिनोपोल तक लाते थे। एशिया के सारे व्यापारी अपना सामान कॉन्स्टेंटिनोपोल तक लाते थे। यहाँ पर व्यापार का एक्सचेंज होता था, सामान का एक्सचेंज होता था, सब अपने अपने घर लौट जाते थे। तो एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसे वर्तमान में इस्तांबुल कहते हैं। उस्मानी या ओटोमन साम्राज्य के राजाओं ने बड़ी कोशिश करी इस राज्य को जीतने की, बट सक्सेसफुल नहीं हुए। इनको सफलता मिली 1453 में। 1453 में मात्र 21 साल का एक लड़का महमद द्वितीय, ये कॉन्स्टेंटिनोपोल जीत लेता है। समझ रहे? और कॉन्स्टेंटिनोपोल का नाम इस्तांबुल रख देता है। इस घटना के होते ही क्या हुआ, यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार था वो एकदम से ठप हो गया। क्यों? अभी तक क्या था, जो भी यूरोप से ईसाई व्यापारी आते थे ना, उन व्यापारियों को प्रोटेक्शन मिलता था, टैक्स में भी छूट मिलती थी, सब कुछ था। परंतु अब एक मुस्लिम रूलर आ गया था, तो जितने भी ईसाई व्यापारी थे उनको जो छूट वगैरह मिलती थी वो छूट मिलनी बंद हो गई। ये तो उनके लिए कहीं से भी ठीक नहीं थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर यूरोपियंस के अंदर, यूरोप के देखो ना बड़े बड़े साम्राज्य थे यूरोप के भी। कौन से बड़े बड़े साम्राज्य थे आप देखो, यहाँ पे था स्पेन, ये है पुर्तगाल, यहाँ पर है फ्रांस के जस्ट ऊपर यहाँ पर इंग्लैंड, ये इटली, बीच में हंगरी है ना। इस तरफ आप ऊपर की तरफ जाओगे तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे। अब सबकी हालत खराब हो गई। अच्छा, यूरोप बहुत सारी चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत पर निर्भर करता था। जैसे काली मिर्च हो गई, ब्लैक पेपर। काली मिर्च को तो वहाँ पे काले सोने के बराबर कहा जाता था। कई बार युद्धों के अंदर आपस में एक दूसरे से कोई संधि होती थी
युद्ध विराम के लिए, तो सोने की जगह काली मिर्च मांगी जाती थी, इतनी डिमांड थी। तो सारा व्यापार ठप हो गया। अब यूरोप के लोगों में होड़ मच गई कि यार भारत जाने का समुद्री रास्ता सबसे पहले कौन ढूंढता है। तो आप देखिए यहां पर एक जगह है, ये इसको आज आप इटली देश के नाम से जानते हैं। ये इटली देश है। इटली देश से एक व्यक्ति निकला है ना, भूमध्य सागर से बाहर आया। ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर आने के बाद ये भटक गया। काफी महीना भर हो गया चलते हुए, इतनी लंबी यात्राएं कभी करी नहीं थी। समुद्र के अंदर लंबे समय से रह रहे थे, बीमारियां फैल गई, सी सिकनेस हो गई। बड़ा मुश्किल से ये जहाज का कप्तान अपने जहाज को भटकाते भटकाते यहाँ आगे ले गया। आगे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आज वो द्वीप वेस्ट इंडीज कहलाते हैं, जहां पर ये नाविक पहुंचा था। ये बात है 1492 की। इस नाविक का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस पहला यूरोपीय यात्री है जिसको यूरोप के बाहर कुछ सफलता मिली किसी नई जमीन को ढूंढने में। समझ रहे आप, नई जमीन को ढूंढने में इसको सफलता मिली। अभी तक यूरोपियंस यूं ही भटक रहे थे। कोलंबस आना भारत चाह रहा था, एक तरीके से तो असफल था, परंतु सफल इस बात के लिए हो गया कि उसने एक नया देश, एक नई भूमि ढूंढ ली, जिसे आज आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। बट कोलंबस का जो मेन पर्पस था भारत को ढूंढना, वो तो सॉल्व हुआ नहीं। कोलंबस के बाद एक जना और ट्राई कर रहा था। वो व्यक्ति निवासी था पुर्तगाल का। वो व्यक्ति कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल। ये देखिए यहाँ पर ये पुर्तगाल देश है आज की तारीख में। पुर्तगाल का ये जो नाविक है, इसने एक सिंपल सा सोचा कि मैं तो अफ्रीका महाद्वीप के बराबर बराबर चक्कर लगाऊंगा। इसने पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाया और इस जगह पर पहुंच गया। ये अफ्रीका का लास्ट कोना है। इस जगह पर कई सारे जहाज खड़े थे। जब ये पुर्तगाल का नागरिक यहाँ पहुंचा ना, कई सारे जहाज खड़े थे और इन जहाज़ों के अंदर एक जहाज भारतीय भी था, जो कि यहाँ पर लकड़ी, हीरे लेकर आया, अपने जहाज में ले जा रहा था और अपने भारत देश से वो मसाले लेकर आया था। तो ऐसी स्थिति में उस भारत के जहाज वाले से बात करी इस पुर्तगाल के कैप्टन ने और कहा भाई हमें भी भारत चलना है। उसने कहा ठीक है, हमारे पीछे पीछे आ जाओ। तो यहाँ से वो जहाज लेकर मेडागास्कर से कोचीन पहुँच गया। कोचीन, सॉरी कहना चाहिए कालीकट बंदरगाह पहुँच गया, मालाबार तट पर। ये वर्ष है 1498 का और जिस पुर्तगाली कैप्टन की हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा पहला यूरोपीय यात्री था जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि यूरोपीय लोगों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें भारत आने के रास्ते ढूंढने पड़े। सबसे बड़ी बात, कुस्तुनतुनिया का पतन, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जैसे ही कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने के लिए एक नई जगह की जरूरत पड़ी। आप समझो ना, यूरोप के लोगों ने जितने भी बड़े बड़े आगे चलकर जो देशों के जगह पर जा जाके अपने झंडे लगाए हैं ना, हर जगह पहुंच जाते थे। ये आप झंडा लगा दिया साहब हमारा है, यहाँ झंडा लगा दिया हमारा है। पहले से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, फिर भी हमारा है। 1453 से पहले इनकी कोई बड़ी यात्रा नहीं है, समझ रहे हैं आप। 1453 के बाद आप समझिए ये अफ्रीका, इस तरफ आप जाओ तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, चाइना, भारत, ये इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जगह ये पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये सब 1453 के बाद ही हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इतनी बड़ी घटना थी। एनीवे, तो कुल मिला के भारत पर सबसे पहले पहुंचने वाले यूरोपीय यात्री कौन है? पोर्तुगीज या पुर्तगाली। ये कब पहुंचे भारत में? 1498 में।